बढ़ रही है, यंग लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है और हमें आपके माध्यम से हम सबको मिलके पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए और न्यूज़ मीडिया से टीवी से ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि हमें अपने हेल्थ को का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो हम अपने हेल्थ पे कितना स्पेंड करते हैं। आज के दिन में बजट प्रेजेंट हुआ था कुछ महीना पहले, निर्मला जी ने प्रेजेंट किया था, तो उसमें जो हेल्थ के लिए बजट था वो 2% के करीब था। डिफेंस में अबाउट 14-15 के करीब आता है, हेल्थ में 2% कम, 1.8 और 1.9 के करीब हेल्थ बजट है। और अगर हम दुनिया में देखेंगे तो एवरेज जो हेल्थ बजट है वो 7% के करीब है। कई ऐसी कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जहाँ पे 12, 13 या 15% भी हेल्थ पे जाता है। तो एक तो ये है कि हम हेल्थ को एक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लेते हैं नेशनल लेवल पे भी जितना हमें लेने की ज़रूरत है। दूसरा यह है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आज के दिन में हमारी स्टेट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी हेल्थ कवरेज देती है, बट मैं समझता हूँ और हम सब मेडिकल प्रोफेशन में और जो सिविल सोसाइटी में है, हम सब समझते हैं कि हमें अपने हेल्थ के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। कि हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं जो हमारी फैमिली के काम आएगी, बड़ी अच्छी बात है, बट हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए और हमारा जो मंथली बजट है उसमें से कुछ चीज़ें हमें हेल्थ के लिए भी रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा रखेंगे तो हम पॉजिटिव हेल्थ कर सकते हैं। पॉजिटिव हेल्थ का कि हमें इससे क्या होगा, इससे हमारा फोकस बनेगा कि हमें हेल्थ पे ख्याल रखना। हेल्थ में ख्याल रखने का मतलब है एक्सरसाइज करिए आउटडोर पे, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जहाँ भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, जो हमारी कन्वेंशनल डाइट पुरानी रही है जो काफ़ी हेल्दी रहती थी, वैसी डाइट रखें। जो ये आजकल फास्ट फूड आ गए हैं, डिफरेंट टाइप के फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, उसमें जो खाना मिलता है उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में हमारी लाइफ काफ़ी फास्ट हो गई है। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कर सकें। हम एक डेडलाइन से दूसरी डेडलाइन को भागते हैं और उस दौरान पे हम समझते हैं कि लेट अस ग्रैब ए फास्ट फूड ऑन द वे, और वो आस्ता आस्ता हमारी हेल्थ को इफेक्ट करना शुरू करता है। तो डाइट का ख्याल रखें। और तीसरा ये है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। स्ट्रेस लेवल बचपन से ही बढ़ता है। बच्चों पे परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है कि स्कूल में कितने नंबर आ रहे हैं, 98%, 99 कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद जैसे हम ग्रो करते हैं तो परफॉर्मेंस इन स्कूल का स्ट्रेस बढ़ता है और एडल्ट होने के बाद हमें अब जॉब क्या मिल रहा है, हमारी सैलरी कितनी है, हम क्या क्या चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं और जितनी फास्ट हम कर सकें उतना हम करना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रेस लेवल जो है पर्सनल लेवल पे भी, फैमिली लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी बढ़ गया। तो उसको भी हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में एड्रेस करना चाहिए कि मुझे 3 महीने में क्या अचीव करना है, मुझे 2 साल में क्या अचीव करना है, मुझे 10 साल में क्या अचीव करना है। हमें अपनी फैमिली में, अपने स्मॉल ग्रुप्स में लोगों से मिलना चाहिए, अपने जो दुख सुख है वो शेयर करने चाहिए, जिससे हार्ट की बीमारियाँ कम होती हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, डायबिटीज़ कम होता है अगर हम अपने दुख सुख साझे करें। तो अगर हम इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें और स्ट्रेस लेवल कम करें, तो उससे हमें लगता है कि आज के दिन अगर हम ये सारा शुरू करेंगे, और हम समझते हैं कि ये बचपन से शुरू होना चाहिए। अगर आप किसी बच्चों की स्कूल की कैंटीन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा फास्ट फूड, कीटोज मिलेंगे, क्रिस्पी फूड मिलेगा, नॉर्मल फूड नहीं मिलेगा। तो दे आर ऑल्सो बीइंग फोर्स टू गेट एडिक्टेड टू फास्ट फूड। तो हमें बचपन से शुरू करेंगे तो आगे जाके हमें फ़ायदा होगा। मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है, आर्ट की ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस हो रही है। आज के दिन में काफ़ी सक्सेस, अगर हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की बात करें तो बहुत सेंटर्स हैं जिनमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सक्सेस जो है ऑलमोस्ट 100% के करीब तो लोगों में होता है जो प्राइम ऑफ अपनी हेल्थ में है, प्राइम ऑफ एज में है और अपनी सर्विस में है, इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है, फैमिली उन्होंने अभी भी शुरू करी है।
और सोशली भी काफ़ी एक्टिव है, पहले कोई सिम्टम्स नहीं है, तो जब उनको सिम्टम्स आते हैं हार्ट अटैक के तो वो डायग्नोज होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो एक जब यंग एज में होता है, प्री कंडीशनिंग ना होने के कारण सडन कार्डियक डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हार्ट अटैक जो है वो बड़ा होता है, लार्ज हार्ट अटैक। जब बड़ा हार्ट अटैक इसीलिए होता है प्री कंडीशनिंग नहीं हुई होती, तो लार्ज हार्ट अटैक जब होता है तो उसके कारण हॉस्पिटल में जब एडमिशन होती है तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, इन हॉस्पिटल मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। 30 दिन के अंदर जो हम जिसको 30 डे मॉर्टेलिटी कहते हैं वो ज़्यादा होती है, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हार्ट मसल कमज़ोर होने के कारण ज़्यादा होती है। तो ये एक समस्या है कि अगर हमें इसकी रोकथाम करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया कि हिमाचल में भी, हमारी परम भूमि हिमाचल में भी ये समस्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 8 लोगों को 100 में से अगर हम हार्ट अटैक देखें तो उसमें हो रही है, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की वाइज देखें तो आज हम हमीरपुर में ऊना में है, तो इस एरिया में भी ये तकलीफ बढ़ रही है। और एक तो हमें आपके माध्यम से, मैं हमेशा समझता हूँ कि जर्नलिस्ट का, प्रेस रिपोर्टर्स का, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि जो बीमारियों के बारे में नॉलेज है या जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हो रही है या जो फैसिलिटीज़ डिफरेंट एरियाज़ में अवेलेबल हो रही है, उनके बारे में लोगों को जानकारी आप ही दे सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके थ्रू ये मैसेज फैलाया जाए कि हमें अपने हार्ट का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और शुरू से ही, यंग एज से ही हमें अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें डाइट का ख्याल रखना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए। तो पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी ये है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसमें डायग्नोज करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और डायग्नोज होता है कि हमारे जो सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, एक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ECG करते हैं, तीसरा हम इको करते हैं। तो इनसे हम डायग्नोज कर पाते हैं हार्ट अटैक के बारे में। जब हार्ट अटैक के बारे में हम डायग्नोज करते हैं तो हम चाहते हैं कि हार्ट अटैक का कारण ये है कि जो दिल की नाड़ी है, कॉरोनरी आर्टरी जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से बंद हो गई, उसमें क्लॉट जम गया, वो नाड़ी पूरी तरह से बंद हो गई। जिस हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं वो मसल जो है आस्ता आस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो शुरू के टाइम है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट। एक तो ये मैंने आपको बताया कि पहले आधे घंटे में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन हो जाएगी, जिसके कारण किसी की डेथ हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर हम इस नाड़ी को, जो मैंने बताया क्लॉट से बंद हुई है, अगर खोल पाते हैं पहले 90 मिनट्स में, तो उससे हम हार्ट अटैक को पूरी तरह से अबॉर्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डोर टू बैलून टाइम। इसका मतलब है जब किसी को हार्ट अटैक हुआ, घर से वो बाहर निकले और जब तक उनकी एंजियोप्लास्टी होकर नाड़ी खुल गई, उस टाइम अगर वो 90 मिनट्स के बीच में अगर हम कर पाते हैं तो हम पूरी तरह से हार्ट अटैक को अबॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो फैमिली ने करनी है, पेशेंट ने करनी है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमने डॉक्टर्स ने करनी है, हॉस्पिटल में करनी है। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि पेशेंट्स को आपके ज़रिए ये बताया जाए कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं और किस चीज़ को हम हार्ट अटैक कहते हैं। क्योंकि हम पैनिक भी नहीं करना चाहते। छाती में दर्द के बड़े कारण होते हैं, कई बड़े एटिपिकल चीज़ें होती हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल पेन हुई या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण, ना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कारण नहीं, लेस सिनिस्टर रीजंस। बट जब हार्ट अटैक हुआ तो उसके सिम्टम्स के बारे में यंग लोगों को भी बताने की ज़रूरत है कि अगर उनको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी किसी ऐसी फैसिलिटी में कांटेक्ट करना चाहिए जहाँ पे उनका ECG हो सके और जहाँ पे उनका इलाज हो सके। तो जो ये टाइम हम हमारे, वी आर ए गॉड फेयरिंग कंट्री, इंडिया इज़ ए गॉड फेयरिंग कंट्री, तो हम पहले तो डिनायल में रहते हैं कि अगर हमको सिम्टम्स हुए तो हम समझते हैं कि ये मुझे नहीं हो सकता, मैंने तो सारी ज़िंदगी में अच्छे काम किए तो मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ। तो हम वो डिनायल करते हैं। हमारे हस्बैंड हैं, स्पाउस है, उनको मैं बताऊंगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, तो हम उसमें डिले करते हैं, तो उनको बताते नहीं।
फिर वो हम जो घर में चूरन वगैरह इनो होता है तो वो लेने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद लोकली किसी को कांटेक्ट करेंगे, डिले करते हैं। ये डिले बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम। तो ये देखा गया, जो स्टडी हमारे हिमाचल से ही आई है, कि उसमें ये डिले बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है हिमाचल में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण। और उस डिले में पेशेंट इग्नोरेंस एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ तो थोड़ा है, बट पेशेंट इग्नोरेंस इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो पेशेंट, सभी लोगों को पेशेंट, उस समय तो वो पेशेंट नहीं होते, वो यंग आदमी है, पहले बीमारी नहीं है, तो उस टाइम पे जब अगर ऐसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आए तो हमें जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि उनकी हार्ट अटैक हुआ है नाड़ी बंद होने के कारण, क्लॉट बनने के कारण, तो उसको खोलने की हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। कि पेशेंट को ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाया जाए जहाँ पे कैथ लैब में लेके एंजियोग्राफी हो, एंजियोग्राफी से वो ब्लॉक डायग्नोज हो जाए और ब्लॉक को हम एंजियोप्लास्टी करके खोल दें, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। तो ये सारा जो टाइम पीरियड है पेशेंट के घर से निकलते हुए और हॉस्पिटल पहुंचते हुए, इमरजेंसी को बाईपास करते हुए, पेपर वर्क को अवॉइड करते हुए, सारी टीम अवेलेबल हो 24 घंटे, क्योंकि हार्ट अटैक किसी समय भी हो सकता है, रात में ज़्यादा होता है, तो उसको अगर नाड़ी को हम 90 मिनट्स में खोल दें तो पूरी तरह बाट हो जाए। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हर आधे घंटे में हार्ट मसल और डैमेज हो जाता है। हम इसको कहते हैं टाइम इज मसल। जब हार्ट अटैक हुआ उसके बाद घड़ी जो है वो टिक करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो मसल डैमेज होता रहेगा, और 12 घंटे में काफ़ी मसल डैमेज हो जाता है, और 24 घंटे में ऑलमोस्ट 100% मसल डैमेज हो जाता है। तो 24 घंटे के बाद एंजियोप्लास्टी करने का कम फायदा हो या नहीं फायदा हो, नाड़ी पूरी तरह बंद है तो नहीं मुताबिक फायदा होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां हम 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच के अपनी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर दें। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है जो दुनिया भर में देखा गया। अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्री बड़ी डाइवर्स कंट्री है, हमारे हिमाचल भी काफ़ी डाइवर्स है, इसमें कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये कॉमन सवाल है कि जहाँ पे कैथेटराइजेशन लैब या एक्सपर्टीज या ऐसी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या किया जाए। तो जो सेकंड बेस्ट ट्रीटमेंट है ऐसे मरीजों के लिए जिनको हार्ट अटैक हुआ, उसको हम कहते हैं फार्माको इन्वेजिव ट्रीटमेंट। उसका मतलब है कि हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो पहले हम यूज़ करते थे, क्लॉट बस्टर्स, थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट। पहले स्ट्रेप्टोकाइनेस होती थी, आजकल रेटिक्लेस है, टेनेक्टिप्लेस है, एटिप्लेस है, टीपीए है। ये सारी जो दवाइयाँ हैं पहले हम इन्फ्यूजन से देते थे, आजकल इंजेक्शन से देते हैं, तो वो क्लॉट को डिज़ोल्व करने में हेल्प करती है। इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट। तो ऐसे मरीजों को हम थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ये सेकंड बेस्ट चॉइस कि हमने उनको वो दवाई लगा दी और उसके बाद हमने उनको ऐसे हॉस्पिटल में भेज दिया जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सके। तो वहाँ पे वो पहुँच जाए थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट के बाद, और वहाँ उनकी एंजियोग्राफी हो, और एंजियोग्राफी से अगर नाड़ी अभी भी बंद है, क्लॉट डिसॉल्विंग का इफेक्ट नहीं हुआ है, तो उसकी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। इसको हम कहते हैं फार्माको इन्वेजिव ट्रीटमेंट। फार्माको का मतलब कि दवाई से हमने ट्रीट किया, इन्वेजिव का मतलब कि हमने इंटरवेंशन करके कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी की। ये सेकंड ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आप उतने टाइम में नहीं पहुंच सकते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल रिमोट एरिया में है, तो वहाँ पे हम समझते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट ही करनी चाहिए। फार्माकोलॉजिकल क्लॉट बस्टर जो है आजकल सेफ है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो एफिकेसी होती है, जो सक्सेस रेट है, वो कोई 70% के करीब आता है। तो उसमें अगर हम जल्दी कर सकते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ और उसको हमने ये थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट लगाया, जितना जल्दी लगाएंगे, क्योंकि शुरू में जो क्लॉट होता है वो सॉफ्ट होता है, तो दवाई का असर होने का जो वो इफेक्ट है वो अच्छा रहता है। तो अगर पहले हम आधे घंटे में लगा सकते हैं तो
या घंटे में लगा सकते हैं, तो उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आते हैं। तो इसको हम कहते हैं डोर टू नीडल टाइम, कि अगर हार्ट अटैक हुआ, घर से निकले और हमने थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट लगा दी, अगर वो 1 घंटे के अंदर लग गई तो उसका इफेक्ट जो है बड़ा अच्छा आता है। तो ये जो डोर टू नीडल टाइम है, ये 1 घंटे से कम हो अच्छा रहता है। 6 घंटे के बाद ये जो थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट है, ये कोई असर नहीं करती है, नुकसान कर सकती है। सो हमें जल्दी ये दवाई लेने की जरूरत है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एंजियोप्लास्टी शुरू हुई थी, तो डॉक्टर हरिंदर बाली पहले डॉक्टर थे जिन्होंने एंजियोप्लास्टी करी, शुरू के डॉक्टर थे। कैरोटिड प्लास्टी जो होती है, पूरे देश में पहले डॉक्टर थे डॉक्टर बाली जिन्होंने पहली कैरोटिड एंजियोप्लास्टी करी है। तो ज़्यादा ना बोलता हुआ आज हमारे बीच में डॉक्टर बाली हैं, तो मैं रूबरू करना चाहूँगा डॉक्टर हरिंदर बाली को आपके साथ। नमस्कार हिमाचल के वासियों, देवभूमि हिमाचल को मेरा प्रणाम। और मैं आपसे बात करूंगा आज हार्ट डिजीज़ के बारे में। जैसे अभी आपको बताया कि पहले मैं पीजीआई में था, तो 25 साल के करीब, और उसके बाद हार्ट की बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं पिछले 35 सालों से हम। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा आप जानते हैं दुनिया भर में हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं, इंडिया में ज़्यादा बढ़ रही है। और जहाँ तक हम इंडिया बाकी सारी फील्ड्स में बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है, साइंस के फील्ड में, इकॉनमी के फील्ड में, बाकी सभी फील्ड्स में दुनिया भर में हमारा अच्छा नाम हो गया है। और बड़ी जल्दी शायद हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी बन जाएंगे, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और इकोनॉमिकली भी 5th पावर हो गए हैं वर्ल्ड में, और जल्दी ही शायद 3rd पावर भी हो जाए। उसके साथ साथ जहाँ हम तरक्की कर रहे हैं वहाँ पे हमारा कुछ वीकनेसेस भी हैं, और उसमें सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। और हेल्थ में हार्ट डिजीज़ एक इम्पॉर्टेंट कारण है। ये देखा गया है कि हमारी कंट्री में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जिसमें हम ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कहते हैं, मोटापे की बीमारी कहते हैं, और हार्ट की बीमारी, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर हमने इसका इलाज जल्दी नहीं किया तो हम बड़ी जल्दी कैपिटल ऑफ दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बन जाएंगे, जो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और हमें इसकी रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए, और आज कोशिश करना शुरू करेंगे तो कुछ 10-12 सालों में उसके नतीजे आने शुरू होंगे। ये जो बीमारियां हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी एक्सरसाइज लेवल है, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है आज पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और जो हमारा पोल्यूशन लेवल है, या जिस तरीके से हमारे खाने पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उन सारी चीज़ों से, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो एक तो बीमारियां बढ़ रही हैं, दूसरा ये है कि अगर हम वेस्ट में देखें, यूएस में देखें या यूरोप में देखें, तो वहाँ पे ये 65-70 साल के बाद बीमारी शुरू हुई। और इंडिया में अगर हम देखें, अनफॉर्चुनेटली इंडिया का मेरा लार्जर एरिया को देखता हूँ, सब कॉन्टिनेंट को देखें या सार्क कंट्रीज़ को देखें, तो इनमें हम देख रहे हैं कि यंगर लोगों में बीमारी जो है ज़्यादा हो रही है, और उसके बड़े एडवर्स नतीजे हैं। और अगर आज से हम 20 साल पहले देखें तो कोई एक ऐसा मरीज़ आता था जिसकी उम्र 40 साल से कम होती थी और उसको हार्ट की बीमारी, मैं कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ की या हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ। बाकी बीमारियाँ तो होती थी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो होती थी, बट हार्ट अटैक की तकलीफ जो है वो 40 साल से उम्र में कम होती थी। बट पिछले 20 सालों में ये काफ़ी बढ़ गई है यंगर लोगों में हार्ट अटैक, और ये सारे कंट्री में देखा गया है। अगर हम साउथ में जाएं, आंध्र प्रदेश में देखा गया है, सारी स्टेट्स में देखा गया। पहले हम समझते थे कि शायद हमारी नॉर्दर्न इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बट अगर अभी जो डेटा आया है, जो शिमला मेडिकल कॉलेज में स्टडी हुई है, सारे डिस्ट्रिक्ट की स्टडी हुई है, उसमें ये लगा है कि जो 40 साल से नीचे अगर हम देखें
तो कोई 8% लोगों को हार्ट अटैक जो है 40 साल से नीचे हो रहा है, जो काफ़ी मेजर पार्ट है। बट अगर हम इंडिया में ओवरऑल देखें, अर्बन एरिया में देखें, तो डिफरेंट स्टेट्स में 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनको 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट की समस्या आ रही है। उसके एक तो मल्टीपल कारण है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, जिसके कारण ये बढ़ रही है। बट दूसरी जो बड़ी समस्या की बात है कि जब यंग लोगों में हार्ट अटैक होता है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। ये देखा गया है कि हार्ट अटैक होने के बाद पहले 30 मिनट में कई बार हार्ट की गति जो है वो इरेगुलर और फास्ट होता है। इसको मेडिकल टर्म में हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और वो सडन कार्डियक डेथ का कारण बनता है। जैसे आपने कुछ पिछले 2 सालों में देखा होगा कि कोई साउथ इंडिया में हमारे कोई जो एक्टर थे उनकी सडन डेथ हो गई, बॉलीवुड में हमारी फीमेल एक्टर थी उनकी डेथ हो गई, और स्पोर्ट्स पर्सन की डेथ हो गई, यशपाल शर्मा जी थे। कई ऐसे लोग हैं जिनकी यंग एज में ही सडन कार्डियक डेथ होती है। तो उसमें जो यंग एज में जब हार्ट अटैक होता है तो ये जो प्राइमरी वेंट्रिकुलर अरिथमियाज सडन कार्डियक डेथ के कारण जो है वो ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि एल्डरली लोगों में हार्ट डिजीज़ है, तो क्योंकि पहले भी हार्ट डिजीज़ है तो हार्ट थोड़ा रिकंडीशनिंग होता है, तो वो उस सडन ब्लॉकेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरी को अच्छी तरह से टॉलरेट कर पाता है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।